बड़े ध्यान से सुनने के बाद आवाज सुनाई देने लगी। दो लोग बातें कर रहे थे। विजू के घर गया था, बाहर से देखा, बहू घर अच्छे से संभालती है। मैंने आपसे कहा था ना। वासंती सही मायने में एक अच्छी लड़की है जो हमारे बाद घर की देखभाल करती है। प्रभा अभी भी नहीं बदली, वो अभी भी बुरी चीजों की लत में है। मालती एक ऐसी लड़की है जो अपने गांव का और परिवार का सम्मान बढ़ाती है। मैं जानती थी, इसलिए मैंने खेत उसके नाम पर कर दिया। दो लोग बात कर रहे थे। वे पति पत्नी थे। पत्नी अपने पति को बहू के बारे में बता रही थी और उसका नाम गांवकर था। हमने अनुमान लगाया, पर हमें अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी बातचीत साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद हम दोनों एक चट्टान पर बैठ गए। बातचीत बहुत रोचक हो रही थी। राजा ने कहा, शमशान जैसी जगह में बूढ़े पति पत्नी इतनी देर रात में इस घने अंधेरे में क्यों आए हैं? उसी समय मेरे मन में एक विचार आया। हम उन लोगों को देख नहीं सकते, लेकिन उन्हें सुन सकते हैं। क्या ये असली लोग हैं या फिर कुछ और शक्ति है? वहीं दूसरी ओर झाड़ी में दो व्यक्ति एक डंडे पर बैठे दिखाई दे रहे थे। राजा और मैंने दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और वो गायब हो गए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे। वहां आसपास दो कब्रें थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा, उस कब्र पर कुछ कुरेदा हुआ था। नाना साहेब राजवी गांवकर, जन्म 1940, मृत्यु 7/5/1995। उसके बगल में एक और कब्र थी जिस पर एक नाम लिखा था, सुनीता नाना साहेब गांवकर, जन्म 1950, मृत्यु 7/5/1995। तारीख देखी और हम दोनों हैरान रह गए, क्योंकि बात करने वाले दोनों पति पत्नी का नाम गांवकर था। यह हमने सुना था। मुझे लगा कि मैंने ये नाम कुछ समय पहले सुना है। राजा बोला, यानी यहाँ जो बात कर रहे थे वे दोनों भूत थे? दोनों की मौत एक ही दिन हुई थी। यह उस पर लिखा तारीख से पता चला था। दादा, हमें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। ये एक शमशान है। हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हम दोनों वहां से वापस अपने घर की ओर चल दिए। काफी देर तक चलने के बाद हमें लगा कि दूरी बीत रही थी, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद कब्र दिखाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब नजारा डरावना था। एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा दोनों कब्र पर बैठे दिखाई देने लगे। मैंने राजा से कहा, जल्दी करो, पीछे दो लोग हैं, हम शायद छलावा में फंस गए हैं। राजा और मैं दोनों घास के रास्ते अपने घर की ओर अपना रास्ता बनाकर निकल रहे थे। जब घास खत्म हो जाती तो कब्रें फिर से दिखाई देती और पीछे मुड़कर देखता तो दो बूढ़े कब्रों पर बैठे दिखाई देते थे। 1 घंटे तक ये खेल चलता रहा। अंत में हम दोनों थक गए और एक पेड़ के पीछे छिप गए। वहीं हमने बाकी 2-3 कब्रों को थोड़ा हिलते हुए देखा। वो भी बोल रही थी, अगर आपने माँ और पिताजी की बात सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। माँ और पिताजी की वजह से ही हमारी जान गई है, ये भूल मत मालती। इस बातचीत को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये इस गांवकर परिवार का बेटा और बहू है, लेकिन कब्र की बात करना मन को रास नहीं आई। राजा इतना डरा हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह कानों में उंगलियां डालकर बैठा और कहा, मुझे कुछ सुनना नहीं है। दादा, भूत हर जगह है और हम वही कर रहे हैं। इस शमशान से निकलने के लिए कुछ तो करो। हम अजीब चक्र में फंस गए हैं। इसे छलावा कहते हैं। इस समय को बीत जाने दो, फिर मौका मिलते ही हम यहाँ से निकलेंगे। 2 घंटे बीत चुके थे। हम कितना भी चले, हम उस कब्र के पास ही पहुंच जाते थे। हमने मालती और उसके पति और उसकी सास की बातचीत सुनी थी। ये सोचकर कि समय समाप्त हो गया होगा, मैं चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने घर देखा। हम अपने घर पहुंचे। घर के लोग इंतजार कर रहे थे। हम दोनों को देखकर उन्होंने कहा, अरे तुम कब से चले आ रहे हो? ट्रक आकर चला भी गया। राजा ने बाबा को गले लगाया और कहा, बाबा, हम दोनों बाल बाल बच गए। हम दूर शौच को चले गए थे, वहाँ बहुत सारी कब्रें हैं। हम एक शमशान में रह रहे हैं। हमने उस जगह पर कई कब्रें देखी, वे आपस में बातें कर रही थी। हमने वहां से निकलने की कितनी कोशिश की, फिर भी हम घूम फिर के वापस वहीं पहुंच रहे थे। हमें वहां बोलने वाली कब्रें दिखी। अरे देर रात को ऐसी अनजान जगह नहीं जाना चाहिए, पर तुम लोग कहाँ मानते हो। चलो अब अंदर चलो। घड़ी में 1 बज रहे थे। हमारे साथ साथ तनु और रानी बहुत डरी हुई थी। हम सब एक साथ ही सो गए। कुछ देर बाद
दरवाजे के बाहर से कुछ फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। अब हम सब और भी डर गए। हमने गौर से सुना, बाहर 4 लोगों के बीच बहस हो रही थी। मैंने राजा से कहा कि कुछ देर पहले जो आवाज हमने सुनी थी, ठीक वैसे ही आवाज अब आ रही है। हाँ दादा, तुम सही कह रहे हो, ये मालती और उसके पति की आवाज लग रही है। अब घर में एक एक व्यक्ति की नींद खुलने लगी। ये बाहर से कैसी आवाज आ रही है? कौन बातें कर रहा है? कोई औरत रो रही है, उसे कोई मार रहा है। मेरी छोटी बहन तनु उसी मौके पर खड़ी हो गई। उसने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो। अब घर के सारे लोग जाग गए और दरवाजे के बाहर कौन है ये देखने आगे बढ़े। पिताजी ने दरवाजा खोला और बाहर का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने अपने पिताजी को देखने के लिए बाहर देखा और मैं भी डर गया। बाहर आंगन में 4 कब्रें दिखाई दे रही थी। चारों कब्रें आपस में चर्चा कर रही थी। वो यहाँ कैसे आई और क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर पर हम सब बहुत डरे हुए थे। औरत के रोने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। हमने बिना बाहर निकले अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और घर में बैठ गए। 5-10 मिनट बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उनकी आवाजें बंद हो गई। हमने सोचा कि शायद ये समय समाप्त हो गया था और बाहरी वातावरण ठीक हो गया। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा, एक समय होता है जिसमें ऐसे अजीब अजीब चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। फिर राजा ने कहा, पिताजी, हम शमशान में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी जमीन उस गांवकर परिवार की है। दादा, उस वीरान जगह जहां हम शौच कर रहे थे, वहाँ चारों लोग जमीन और मकान की बात कर रहे थे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमने यहाँ रहकर बहुत बड़ी गलती की है। हमें यहाँ से जाना होगा। मुझे लगता है कि बिल्डर द्वारा दी गई ये जगह एक शमशान होगी और ये बिल्डिंग इस परिवार की जमीन पर बनी है, इसीलिए वे यहाँ आए होंगे। आधे घंटे के बाद हमने बाहर देखा और जो दृश्य हमने देखा वो बहुत ही भयानक था। नाना साहेब गांवकर नाम के एक बूढ़े ने कहा, तुम बाहर आओ। वही उनकी पत्नी ने भी कहा कि सब बाहर आओ, हमें हमारे घर जाने में कितनी देर हो रही है। लेकिन अब मुझे इसका सही मतलब समझ नहीं आ रहा था। मेरी माँ, पिता, बहन और भाई राजा, वे चारों एक के बाद एक उस घर से बाहर निकले। हम सामने 4 कब्रें देख सकते थे जिन पर वे भयानक आत्माएं बैठी थी और हमें बाहर आने के लिए कह रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा है। उस समय उस बूढ़े का हाथ मेरे पिता की ओर आया। वह कब्र पर बैठा था और मेरे पिता की गर्दन को पकड़ रहा था और इससे पहले कि मैं कुछ जानता, उसने उन्हें खींच लिया और कब्र के पत्थर पर उनका सिर पटक कर उन्हें मार दिया। उसी तरह मेरी माँ को भी उस बुढ़िया ने घसीटकर कब्र के पत्थर पर सिर पटक कर मार दिया। मेरे भाई राजा और मेरी बहन तनु दोनों को भी वे मालती और उसके पति ने इसी तरह मार डाला। हम दोनों पति पत्नी बाहर नहीं गए, मैं वहीं खड़ा था। मेरे घर वालों के शरीर में प्रवेश करके वे आत्माएं घर से दूर चलने लगी। शायद वो अपने घर की ओर जा रहे थे। उनके बाद वो कब्रें भी आंगन से गायब हो गई। मेरे परिवार के चारों सदस्य उस भयानक हादसे में मारे गए थे और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं और रानी दोनों रोने लगे। हम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि हम बाहर नहीं गए थे। उन्होंने हमारे परिवार को इस तरह से क्यों मारा? हमने उनका क्या बिगाड़ा था? हम दोनों पति पत्नी रोते बिलखते घर में बैठे थे।